नमस्कार, मैं हूं एंकर ज्योति और आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM। और आज के हमारे साहित्य संगम सीरीज में मौजूद हैं हमारे साथ कवि अंकुर संचर जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। अंकुर जी, अपने बारे में हमें कुछ बताइए पहले। आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने बारे में मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और साथ साथ कुछ कविताएं भी लिखता हूँ जो कि मैं शौकिया लिखता हूँ। और मेरा बचपन यहाँ गोरखपुर में ही बीता है। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और स्कूलिंग मेरी यहाँ पर एनी रेलवे बॉयज़ इंटर कॉलेज में हुई है। उसके बाद जो मैंने सेंट ड्यूज डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, अपना पढ़ाई पूरी करी। और साथ साथ मुझे लिखने का शौक़ रहा, जो कि मैं बचपन से ही लिख रहा हूँ। अपने आप शौकिया में लिखना शुरू कर दिया मैंने। और एक बचपन में मैंने लिखी थी अपने बारे में, अगर आप मुझे कहेंगे कहने के लिए, तो है कि रमता जोगी बहता पानी मैं हूँ आवारा बादल। रमता जोगी बहता पानी मैं हूँ आवारा बादल, कोई कहे दीवाना मुझको, कोई कहे मुझे पागल। क्या बात है सर, आप कवि हैं तो शुरुआत किसी आप ही की कविता से करते हैं? अपने कविता से करते पहले तो जैसे होता है कि लोग मुझे पूछते हैं कि जैसे शायरी में, गज़ल में बहर, रदीफ़ और काफ़िया होता है, तो किसी ने जनरली मुझे बोला भी था कि होता है, लोग कहते हैं कि आपका लिखना मतलब आपकी रदीफ़ में नहीं है, काफ़िए में नहीं है। तो उस पर मैंने लाइन लिखी थी कि उस पर मैं सुनाता हूँ कि जो तुम्हें समझ में आए, जो मुझे समझ में आए, मैं वो लिखता हूँ। जो तुम्हें समझ में आए, जो मुझे समझ में आए, मैं वो लिखता हूँ। जो तेरे मन को भाए, जो मेरे मन को भाए, मैं वो लिखता हूँ। और मत ढूंढो भाई इसमें तुम बहर, रदीफ और काफिया। मत ढूंढो भाई इसमें तुम बहर, रदीफ और काफिया, जिसको सुनकर सबका दिल खुश हो जाए, मैं वो लिखता हूँ। क्या बात है सर। इस बात में सच्चाई भी है, जो मतलब हम जो फील करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, आई थिंक वही हमें लिखना भी चाहिए। सर, आप गजल भी लिखते हैं, आपने बताया। तो कोई गजल हो जाए। गजल आपको ये है, गजल से पहले अगर आप चाहे कि एक मेरी कविता थी पिता, अगर आप कहें तो मैं पहले वो सुना देता हूँ। मुझे जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो मैंने अपने पिता के ऊपर लिखी है। मेरे पिता भी गवर्नमेंट टीचर थे और वो सुबह सुबह चले जाया करते थे जॉब करने और शाम को आया करते थे, और वो जनरली ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे। तो एक दिन मैं घर की सफाई कर रहा था, तो मुझे अपने पापा का एक ट्रेन का टिकट मिला, 10 रुपये था। तो ट्रेन का टिकट देखा मैंने, और बाई चांस अब मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं भी उसी ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे बस इसमें जाना पड़ता है। तो मुझे वो चीज़ें समझ में आई और एक फीलिंग आई मेरे अंदर, वो फीलिंग मैंने लिखी थी। और इससे मैं आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों के दिल तक पहुँचूँ मैं, तो मैं चाहूँगा कि कोशिश है मेरी कि अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूँ। घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूँ, पर कहीं मेरे बच्चों को वो फल कम ना पड़ जाएं, इसलिए मैं खुद नहीं खाता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए तरह तरह के जूते हों, मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए तरह तरह के जूते हों, इसलिए वही पुराने जूते मोची से सिलवा कर पहन के आज भी काम पे जाता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। और नए नए तरह के कपड़े मेरे बीवी और बच्चे पहने, नए नए तरह के कपड़े मेरे बीवी और बच्चे पहने, और चल जाएंगे यही सोचकर उसी पुरानी पैंट शर्ट से काम चलाता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। और थक कर लौटता हूँ शाम को काम से जब अपने घर, तो अपने बच्चों के हंसते हुए चेहरे देखकर मैं भी मुस्कुराता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। और इसमें एक लाइन आगे थी, मेरे पिताजी का एक हेलमेट है जो कि पुराना हेलमेट है और उसको मैं अब पहनता हूँ। तो अभी आपके स्टूडियो में मैं पहन कर आया हूँ। तो उस हेलमेट पे किसी ने मुझसे पूछा था कि इतना पुराना हेलमेट तुम क्यों पहनते हो, तो उस पर मैंने एक नई लाइन जोड़ी थी कि जब कोई मुझसे पूछता है मेरे पुराने हेलमेट के बारे में, जब कोई मुझसे पूछता है मेरे पुराने हेलमेट के बारे में, तो मेरे पिता का है ये बात मैं उसे बड़े गर्व से बताता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। तो क्यों
हर कोई पूछता है क्यों, तो क्योंकि मैं एक पिता हूँ, जिम्मेदारियों की जलती हुई चिता हूँ, मैं एक पिता हूँ। क्या बात है सर, ये बहुत ही इमोशनल था और आई थिंक हर कोई इससे रिलेट करेगा। और ये सच है, मतलब आप इसे अगर पोइट्री में मैं नहीं कहता, मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि ये सच है जो मैंने लिखा है, जो जो मैंने देखा, अपने पापा को जिस तरह से देखा, मैंने वो चीज़ें ही लिख डाली। बिल्कुल सर, यूथ जो है आजकल की वो पोइट्रीज को काफ़ी पसंद कर रही है, तो उनके लिए कोई कविता? उनके लिए है, अब एक मुक्तक सुनाता हूँ, मेरी अधूरी मोहब्बत है। ये और इसमें जैसे जो कि आपकी मोहब्बत इनकी अधूरी रह जाती है कि तू मुझको मिल नहीं सकती, मैं तेरा हो नहीं सकता। तू मुझको मिल नहीं सकती, मैं तेरा हो नहीं सकता, है अश्क इन आँखों में मगर मैं रो नहीं सकता। तू मुझको मिल नहीं सकती, मैं तेरा हो नहीं सकता, है अश्क इन आँखों में मगर मैं रो नहीं सकता, मेरी आँखों को तेरे ख्वाबों की आदत हो गई है, तुझे ख्वाबों में देखे बगैर अब मैं सो नहीं सकता। तू मुझको मिल नहीं सकती, मैं तेरा हो नहीं सकता। सर ये आपने किसी के लिए लिखा है? जी, मुझे लगता है कि आप भी अगर पढ़ी हैं तो आपकी मोहब्बत भी अधूरी होगी। ताकि मतलब मुझे लगता है वो मोहब्बत ही क्या जो पूरी हो जाए। लाइक किसी कॉलेज डेज की आप बोल सकते हो। तो मैं आपको भी जाते हैं तो वो भी सुना दूंगा एक। उस पे जनरली लोग मतलब ये अधूरी मोहब्बत लोग सुनते हैं, तो इसी में मतलब कॉलेज डेज पे ज़्यादातर मैंने उसी टाइम पे लिखी थी। एक लिखा था इंतज़ार, कि वक्त बीतता नहीं बिताने से। क्या बात, जैसे आप वेट किया करते थे, किसी का वेट करना, ठीक है, तो अब मिलने आने में टाइम लगता था, तो उसी पे इंतज़ार है। अगर आप लोगों ने अगर आपने इंतज़ार किया है जिसने, तो वो इसको रिलेट करेंगे और आपके दिल पे लगेगी ये कि वक्त बीतता नहीं बिताने से, तेरे इंतज़ार में बैठे हैं हम जमाने से। क्या बात, वक्त बीतता नहीं, एक एक पल सदियों की तरह कटता है, कि वक्त बीतता नहीं बिताने से, तेरे इंतज़ार में बैठे हैं हम जमाने से, और हम तो जिंदा हैं एक लाश की तरह। क्या बात, हम तो जिंदा हैं एक लाश की तरह, दम निकल जाता तुम्हारे आने से। क्या बात, वक्त बीतता नहीं बिताने से, तेरे इंतजार में बैठे हैं हम जमाने से, और सोचता हूँ आजाद कर दूं खुद को सांसों के बोझ से। मतलब इंतजार की इंतहा हो गई है। सोचता हूँ आजाद कर दूं खुद को सांसों के बोझ से, कि मैं लौट के भी ना आ सकूं तेरे बुलाने से। क्या बात, वक्त बीतता नहीं बिताने से, तेरे इंतजार में बैठे हैं हम जमाने से। मतलब ऐसा लग रहा है कि सर ने किसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है, जिसमें आई थिंक 1 मिनट भी उनको सदियों सा लग रहा होगा। जी एकदम, जिन्होंने मोहब्बत की और जिन्होंने इंतजार किया है, तो वो मेरी इस कविता पर बात चल ही रही है, तो एक और कुछ हो। रूमानियत पे भी सर यहाँ सबकी डिमांड बढ़ रही है, प्लीज तो जो जिसके लिए लिखी थी वो कॉलेज टाइम की थी, तो बड़ा ही सैंडविच में पढ़ता था। तो आप रिलेट करेंगे, जो लोग सैंडविच के दोस्त अगर पढ़े हुए हैं, तो उस टाइम पे चौराहा होता था, अब तो काफ़ी बदल गया है, मन्नू चौराहा बोला करते थे, वहाँ हम लोग खड़े रहते थे और उस पर था। तो आप लोग रिलेट करिएगा, सुनिएगा कि हर पल तुम्हारे साथ बिताना अच्छा लगता है, हर पल तुम्हारे साथ बिताना अच्छा लगता है, तुम रूठो तो तुमको मनाना अच्छा लगता है। हर पल तुम्हारे साथ बिताना अच्छा लगता है, तुम रूठो तो तुमको मनाना अच्छा लगता है, और कॉलेज में घिरे रहने पर मेरा दोस्तों की भीड़ में, कॉलेज में घिरे रहने पर मेरा दोस्तों की भीड़ में, मुझको बुलाने के लिए तुम्हारा सर हिलाना अच्छा लगता है। हमारे टाइम में मोबाइल तो थे नहीं, तो बुलाने के लिए भाई सर ऐसे इशारे करके इस्तेमाल हुआ करता था, कि कॉलेज में घिरे रहने पर मेरा दोस्तों की भीड़ में, मुझको बुलाने के लिए तुम्हारा सर हिलाना अच्छा लगता है, और जिस जगह आया करती थी तुम मुझसे मिलने, जगह का नाम मैं नहीं लूँगा, जिस जगह तुम आया करती थी मुझसे मिलने, जिस जगह तुम आया करती थी मुझसे मिलने, इस जहां में बस वही ठिकाना अच्छा लगता है। इस जहां में बस वही ठिकाना अच्छा लगता है। और अब देखिए, अब उस टाइम पे लड़कपन का प्यार जो होता है, कि कहाँ से आप तुलना करते हैं, कि हिरनी सी आंखें भोली सी सूरत और तुम्हारी सादगी, हिरनी सी आंखें भोली सी सूरत और तुम्हारी सादगी, साथ में तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगता है, साथ में तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगता है। और जब कभी कभी अब मिलने आते थे तो लेट हो जाया करते थे, तब था कि देर से आने पर मेरे तुम्हारा वो परेशान होना, देर से आने पर मेरे तुम्हारा वो परेशान होना, और हर बार मेरा वही पुराना बहाना अच्छा लगता है, हर बार मेरा वही पुराना बहाना अच्छा लगता है, और तुमसे मिलने पर मेरा तुमको कुछ कुछ छेड़ना,
तुमसे मिलने पर मेरा तुमको कुछ कुछ छेड़ना और दिखावे के लिए तुम्हारा रूठ जाना अच्छा लगता है, हर पल तुम्हारे साथ बिताना अच्छा लगता है, तुम रूठो तो तुमको मनाना अच्छा लगता है। तो ये था। क्या बात है सर, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है सर ने जो है बहुत ही शिद्दत से प्यार किया है। मोहब्बत अधूरी है तो क्या हुआ? अधूरी मोहब्बत है, आजकल लोगों के दिल टूट रहे हैं। अभी नहीं, मैं लास्ट में आपको सुना के जाऊंगा। हाँ। एक यूथ के लिए एक मैसेज दे के जाऊंगा, जो कि इनके सबके लिए बहुत काम का मैसेज है। जो होता है ना कि लगता है कि मोहब्बत हमारी खत्म हो गई है, हम लोग हार गए हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं उनको मैसेज जरूर दे के जाऊंगा, लेकिन वो लास्ट में सुनाऊंगा मैं आपको। सर तो आप चिट्ठियाँ वगैरह भी लिखा करते थे? जी एकदम। अभी मैं एक लिखी थी मैंने, तुम्हारे खत, खैर मुझे अभी याद नहीं क्योंकि वो मैं कहीं ज़्यादा सुनाता नहीं। पर जैसे वो भी इंस्पायर्ड थी जगजीत सिंह की। अगर आप एक गज़ल है, तेरे खुशबू में लिखे खत में बहाता कैसे, वो है, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने लिखी थी कि तुम्हारे खत। वो मुझे अभी याद नहीं है। ये बेसहारा बेचारे से तुम्हारे खत जैसे ही लाइन थी, और आज भी वो खत रखे हैं मेरे पास। ये सर आप अलग अलग जॉनर्स के जो पोइट्रीज लिखते हैं, आपने बताया था आप कॉमेडी पे आपने कुछ लिखा था। कॉमेडी पे जी कॉमेडी पे भी है। अब जैसे एक है कि हर पल, नहीं कॉमेडी था कि तुम पापा की परी हो, तुम पापा की परी हो, मैं मम्मी का परा हूँ, तुम पापा की परी हो, मैं मम्मी का परा हूँ, और जिंदगी तबाह हो गई जब से तुम्हारे चक्कर में पड़ा। क्या तो सर इतना सारा प्यार भरा जो है वो कविता बोलने के बाद ये क्या था? सच्चाई बताओ तो कविताओं के लिए मोहब्बत बहुत जरूरी है। जब आपके दिल में इमोशंस आएंगे तभी आप वो इमोशंस ही बाहर निकलते हैं जी। ये तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जो भी पोएट आपको मिलेगा, कोई भी हो, आप उससे पूछेगा। अब पोएट में साहिर लुधियानवी हो, साहिर लुधियानवी का आपको साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम सबको पता है ये। और वो भी मोहब्बत अधूरी थी तभी साहिर बन पाए और अमृता बन पाई। तो मोहब्बत मतलब जहाँ पूरी हो जाए, मुझे लगता है फिर वो सब्जी आटा दाल चावल में ही निकल जाती है। और अगर पूरी नहीं होती है तो फिर देखिए ना, जैसे मैं बैठा हूँ वो पन्नों पे उतर जाता है। पन्नों पे उतर जाती है। क्या बात है। और उसमें उस टाइम पे एक और लिखी थी मैंने कि मोहब्बत की पहचान मतलब क्या होती है। और इसकी एक दो लाइनें इतनी टची हैं, मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे मतलब मेरे अंदर से निकली या कैसे मैंने लिखी कि ये, और आपके मतलब लोगों के दिल पे लगती है जहाँ मैं सुनाता हूँ कि हर पत्थर की मूरत भगवान नहीं होती, हर पत्थर की मूरत भगवान नहीं होती, और जब तक जुदा ना हो मोहब्बत की पहचान नहीं। क्या बात है। हर पत्थर की मूरत भगवान नहीं होती, और जब तक जुदा ना हो मोहब्बत की पहचान नहीं होती। और ये लाइन आप सुनिएगा, आपके दिल में लगेगी कि तुमसे जुदा होकर हमें ये एहसास हुआ, तुमसे जुदा होकर हमें ये एहसास हुआ, कुछ ऐसे भी जिस्म होते हैं जिनमें जान नहीं। क्या बात है। कुछ ऐसे भी जिस्म होते हैं जिनमें जान नहीं होती, हर पत्थर की मूरत भगवान नहीं होती, और जब तक जुदा ना हो मोहब्बत की पहचान नहीं होती। और हमने मोहब्बत में तुमको ही अपना खुदा बना लिया, हमने मोहब्बत में तुमको ही अपना खुदा बना लिया, और खुदा से मुलाकात इतनी आसान नहीं होती, हर पत्थर की मूरत भगवान नहीं होती, और जब तक जुदा ना हो मोहब्बत में यही पहचान नहीं होती। और मेरी यादों में तुम हर वक्त रहती हो जाने मन, मेरी यादों में तुम हर वक्त रहती हो जाने मन, तेरी यादों की दुनिया कभी वीरान नहीं होती, हर पत्थर की मूरत भगवान नहीं होती, जब तक जुदा ना हो मोहब्बत की पहचान नहीं होती। क्या बात है सर। तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि जिनकी लव मैरिजेस हो रही हैं उनकी मोहब्बत सच्ची नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनकी मोहब्बत सच्ची नहीं। मैंने क्या कहा कि मोहब्बत उनकी भी सच्ची है, लेकिन फिर वो आटा दाल चावल इन सब में वो लग जाते हैं, और जो अधूरी मोहब्बत वाले होते हैं वो यहाँ आके बैठ जाते हैं आप लोगों के साथ। क्या बात है सर। आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं सर, हमें कुछ बताइए। अचीवमेंट्स मैंने कई जगह, मैं कभी सम्मेलनों में जाता रहता हूँ, मैं कई जगह गया हूँ। मैं आपका कानपुर गया हूँ, आपका जो टेक्सटाइल कॉलेज है, इंडिपेंडेंस डे पे नोएडा में काफ़ी बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। अभी यहाँ पे यानी रेलवे की दुर्गा पूजा है, उसमें अभी मैंने परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा ही प्रोग्राम रहा क्योंकि 1000 लोगों के सामने था। और इसके अलावा भी कई कवि सम्मेलन है जो मैंने लुधियाना में हो गया, लखनऊ में हो गया, वहाँ पे कई संस्थाएं जिनसे जुड़ा हूँ। द मॉडर्न पोएट है मोहित मुदित द्विवेदी की, द सोल टॉक है आशीष द्विवेदी, ये लोग मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो उनके कार्यक्रमों में मैं जाता रहा हूँ।
तो काफ़ी जगह मैंने परफॉर्म किया है ये, लेकिन वही है कि ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता तो मैं ज़्यादा समय अपना नहीं दे पाता क्योंकि जॉब भी है, मतलब बैलेंस करना। हाँ वो बहुत मुश्किल होता है। तो जब जितना टाइम, जैसे कोई छुट्टी का दिन मिल गया, कुछ मिल गया, उस दिन कोई प्रोग्राम हुआ तो फिर मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। तो मतलब जब आप लिखने बैठते हो तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि आपको जब ख्याल आ गया आपने नोटपैड उठाया? बस यही है कि जब ख्याल आ गया तब मैंने उठाया और लिखना शुरू कर दिया। मतलब वो मैं कभी लिखने के लिए बैठा नहीं, इसलिए मैंने मेरी पोइट्री में लोगों को बहर रदीफ और काफिले मिलते नहीं है तो मैंने लिखा था, किसी ने मुझे बोला था इसलिए मैंने लिखा, इसलिए मैंने यहाँ भी सुनाया कि मेरी पोइट्री में आपको बहर रदीफ और काफिया मत ढूंढिए। हाँ, आपको सुनना हो, आपके दिल को अच्छा लगना हो तो बैठिए और सुनिए, आपके दिल को अच्छा लगेगा, इतना मुझे यकीन है। लेकिन आप उसे पोइट्री, शायरी ढूंढेंगे, गजल ढूंढेंगे और काफी ढूंढेंगे तो मुश्किल जी। ये सर आपने लॉकडाउन पे भी कुछ लिखा है, आपने बताया था मुझे, जी उसकी कुछ लाइंस हो जाए। हाँ, लॉकडाउन पे मैंने लिखा था कि काश मेरा घर तेरी गली तेरे टाउन में होता। क्या बात। काश मेरा घर तेरी गली तेरे टाउन में होता, फिर चाहे सारी उम्र में लॉकडाउन में होता। लॉकडाउन का पीरियड था, उस टाइम पर मैंने लिखी थी। और एक और थी जो मैं सुनाना चाहूँगा कि मुकदमा है मोहब्बत का मुकदमा, ये कि मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी, अरे इसी बहाने हम तुझे देख लिया करेंगे, अरे इसी बहाने हम तुझे देख लिया करेंगे, जज के सामने ही सही तुझसे कुछ बात तो होगी। मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। और भरी पूरी कर ही देता हूँ कि भरी अदालत में तुम मुझे भला बुरा कहोगी, भरी अदालत में तुम मुझे भला बुरा कहोगी, अरे कहती रहो, अरे कहती रहो, कम से कम तुम्हारे मुंह से फूलों की बरसात तो होगी। क्या बात है। मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। एक मैं बोलना चाहूँगी सनी देओल हैं जिनको तारीख से प्रॉब्लम है कि कितनी तारीख दे रहे हो, और एक आप हैं जिनको तारीख का इंतज़ार रहता है। जी जी एकदम। ओके सर, और आपकी कोई कविता जो आपकी सबसे फेवरेट है, जो आपके दिल के बहुत करीब है? जी ऐसे तो अब बहुत मुश्किल होता है ये सवाल कि कौन सी आपकी फेवरेट है, क्योंकि जो लिख रहे हैं सभी अच्छा है, पर सर आपने एक बोझ मुझे सुनाया था। हाँ जी जी जी, मैं उसकी कुछ लाइन्स हो जाए। बोझ, जैसे कि अब माँ बाप के ऊपर लोग हैं, एक मैंने बोझ लिखी थी जी। कि घर को उसने अपने बहुत संभाल रखा है। मतलब जैनर देखिएगा, मैं हर जैनर पे लिखता हूँ, अब एकदम जैनर अलग हो गया ये, कि घर को उसने अपने बहुत संभाल रखा है, घर में उसने अपने कुत्ते और बिल्ली को भी पाल रखा है। घर को उसने अपने बहुत संभाल रखा है, घर में उसने अपने कुत्ते और बिल्ली को भी पाल रखा है, और बोझ बढ़ गया है माँ बाप के रहने से ही शायद, बोझ बढ़ गया है माँ बाप के रहने से ही शायद, इसीलिए माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल रखा है। क्या बात। घर को उसने अपने बहुत संभाल रखा है, जो आजकल की सच्चाई है, ये बहुत करीब से फील किया गया, और ऐसा समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, दिल्ली की थी शायद, अब कानपुर पता नहीं, वो अपनी माँ को एक लड़का मार रहा था कुछ ऐसे करके, अभी कुछ दिन 4-5 दिन पहले की बात है, वो बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर। तो ऐसे ही किसी घटना के ऊपर फिर मैंने ये बोझ लिखी थी कि ये मतलब संस्कार आजकल हमारे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, ये तो हम क्या बोलें। सर जैसे आपने समाज की बात की, तो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ और भी हैं, जैसे कि आपने बताया था आपने रेप पे भी रेप पे भी मैंने एक लिखी थी, निर्भया कांड हुआ था उस टाइम पे मैंने लिखी थी, खैर वो मैं आपको सुना देता हूँ। ये है रेप, निर्भया कांड के ऊपर लिखी थी कि अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, जब तुम्हारी बहन और बेटी का बलात्कार हो जाएगा। जनरली हमारा समाज खामोश रहता है, रेप हो रहे हैं, कुछ विरोध नहीं करते, कुछ कहते नहीं है, जबकि इनको करना चाहिए सबको। तो उस पे था कि अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, जब तुम्हारी बहन और बेटी का बलात्कार हो जाएगा, जब तुम्हारा सामना इस दर्द से एक बार हो जाएगा, तब तुम रोगे, चीखोगे, शोर मचाओगे, तब तुम रोगे, चीखोगे, शोर मचाओगे। जब खुद पे बीतती है तभी हम आवाज उठाते हैं, तभी हम चिल्लाते हैं। उससे किसी और, अगर बगल वाले का घर जल रहा है तो हम सोचते हैं अपना कहाँ जल रहा है, उसका ही जल रहा है। तो लेकिन जब अपना जलता है तब हम पानी की बाल्टी लेकर दौड़ते हैं। तो उस पे है कि जब तुम्हारा सामना इस दर्द से एक बार हो जाएगा, तब तुम रोगे, चीखोगे, शोर मचाओगे, इस देश के कानून पर अफसोस जताओगे, इस देश के कानून पर अफसोस जताओगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तुम्हारी बहन बेटी खो चुकी होगी, तुम्हारी बहन बेटी खो चुकी होगी। अब वक्त है बोलने का तो बोलो, अब वक्त है बोलने का तो बोलो, अब अपनी इस ज़बान को खोलो,
अब अपनी इस जमा को खोलो, इस हिंदू मुस्लिम जाति धर्म को छोड़ो, इस हिंदू मुस्लिम जाति धर्म को छोड़ो, एक हिंदुस्तानी का चोला ओढ़ो, एक हिंदुस्तानी का चोला ओढ़ो, अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ उठाओ, जो बलात्कार करता है उसके लिए फांसी की मांग उठाओ, जो बलात्कार करता है उसके लिए फांसी की मांग। क्या बात है सर, कहने को तो सब बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो शायद वही लोग अपना दरवाज़ा तक नहीं खोलते हैं। सच्चाई है ये आपका इंदौर में शायद ये हुआ था, वो भी मैं देखा था, बहुत दुख हुआ उसके लिए। मतलब आजकल वही मैंने कहा, समाज हमारा किस तरफ जा रहा है हम नहीं कह सकते। सही बात। और अब हम लोग कवि हैं तो चूंकि हम उन्हें अपने शब्दों में बयां कर देते हैं, ये था। और इस पर भी अगर आप है समय तो एक मैंने ये आपका जो आपका हमारे सैनिक मरते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके ऊपर भी एक लिखी थी, वो था बहुत टची है, वही मुझे बहुत करीब लगती है कि ये कि वो मेरा कौन था जो आज मेरे लिए मर गया। शहीदों के ऊपर है, समर्पित है उनको, कि वो मेरा कौन था जो आज मेरे लिए मर गया, मेरी आंखों को भी आंसुओं से भर गया। वो मेरा कौन था जो आज मेरे लिए मर गया, मेरी आंखों को भी आंसुओं से भर गया। तुम भी अश्क बहा लो ए दुनिया वालों, तुम भी अश्क बहा लो ए दुनिया वालों, कोई हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर गया। वो मेरा कौन था जो आज मेरे लिए मर गया, मेरी आंखों को भी आंसुओं से भर गया। अब देखिए उसके मरने के बाद घर के परिवार की क्या कंडीशन होती है। उस पर है कि किसी माँ की गोद उजड़ी, किसी माँ की गोद उजड़ी, किसी की मांग का सिंदूर मिटा, किसी माँ की गोद उजड़ी, किसी की मांग का सिंदूर मिटा, और ना जाने कितने मासूमों का बचपन बिखर गया। वो मेरा कौन था जो आज मेरे लिए मर गया, मेरी आँखों को भी आंसुओं से भर गया। और आगे की लाइन थी कि पुकारती हैं बुढ़ापे के सहारे को मजबूर पिता की बाहें, पुकारती हैं बुढ़ापे के सहारे को मजबूर पिता की बाहें, आज भी राह देखती हैं बूढ़ी माँ की निगाहें, आज भी राह देखती हैं बूढ़ी माँ की निगाहें, पुकारती हैं बुढ़ापे के सहारे को मजबूर पिता की बाहें। और बच्चा पूछता है माँ से, बच्चा पूछता है माँ से, माँ मेरा बापू किधर गया, वो मेरा कौन था जो आज मेरे लिए मर गया, मेरी आंखों को भी आंसुओं से भर गया। क्या बात है सर। जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए हम मतलब ये उनके इमोशंस थे जो कि मैंने अपने शब्दों में बयां किए और मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत सारे जॉनर्स की जो कविताएं सुनाई सर। बट आपने कहा था जाते जाते आप हमारे यूथ के लिए जिनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है उनके लिए कुछ लाइन आप सुनाएंगे सर प्लीज। आखिरी है जो मैं सुना रहा हूँ सारे यूथ के लिए जिनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है और जो लोग लग जाते हैं सुसाइड करने के लिए, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम देवदास बन जाएंगे, ये है वो है, उनके लिए है ये कि कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, कौन कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, अरे क्यों अरे क्यों अरे क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता, कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, अरे क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता, और क्या हर बार तुम ही मेरा नंबर ब्लॉक करोगी, और क्या हर बार तुम ही मेरा नंबर ब्लॉक करोगी, अरे क्यों मेरी ब्लॉक लिस्ट में नाम तुम्हारा नहीं हो सकता, कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता, और सारी बेवफाइयों का ठेका क्या सिर्फ तुमने ही ले रखा है, सारी बेवफाइयों का ठेका क्या सिर्फ तुमने ही ले रखा है, अरे क्यों बेवफा नाम अब हमारा नहीं हो सकता, कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता। और जब इतने हंसी चेहरे बैठे हैं मेरे सामने, जब इतने हंसी चेहरे बैठे हैं मेरे सामने, तो क्यों ये तेरा आशिक आवारा नहीं हो सकता, कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, अरे क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता, और मानता हूँ ये दिल धड़कता सिर्फ तेरे नाम से था, मानता हूँ ये दिल धड़कता सिर्फ तेरे नाम से था, तो क्यों ये दिल अब किसी और का सहारा नहीं हो सकता, कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता। क्या बात है सर, इसने तो आपकी पोइट्री से मुझे वो गाना याद आ गया कि प्यार होता 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 कई बार है। थैंक यू सो मच सर। देखिए सब इंस्पिरेशन है अलग अलग जगह से मिलती रहती है, उस पर लिखा हुआ है मैंने, वही मैंने कहा था कि आप अगर बचपन का सुनेंगे तो किसी को सुना उससे देख के उसको मिला के थोड़ा सा लिखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपना ओरिजिनल आता चला गया, और ओरिजिनल फिर मैंने अपना कंटेंट लिखा। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, थैंक यू।
ओके, तो आज के साहित्य संगम सीरीज में ये थे हमारे साथ कवि अंकुर संचर जी। आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। अलग अलग जोनर्स के आप लोगों ने कविताएं सुनी हैं, तो ऐसे ही सुनते और देखते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।